हेलो बच्चों। तो हम लोग ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे आज। पिछले लेक्चर में हम बच्चों आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में समझा दिए थे, ठीक है। आज हम लोग इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी के बारे में बच्चों क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप टॉपिक लगा सकते हो इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी। इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी, इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी, या बच्चों इसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी बोल सकते हैं। इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी बोले या फिर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी आप इसको बोल सकते हैं। अब इसमें देखें बच्चों, होता क्या है कि अगर आप कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल या कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, आप ऐसे कर सकते हैं। अगर हम एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बच्चों इसके अंदर अगर लेते हैं कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जैसे कि हम मान ले यहाँ पे कि A2 और B2 ये दो मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं इसके अंदर। तो बच्चों अगर आप जब रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, जैसे मान लिया कोई कहता है कि A2 और B2 आपस में रिएक्शन करके क्या बना दिया बच्चों, 2 टाइम्स AB बना दिया। क्या बना दिया है, 2 टाइम्स AB बनाया। तो बच्चों कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये और ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अनुसार अगर हम किसी भी रिएक्शन के प्रोग्रेस को समझने की कोशिश करते हैं, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग ये बताएंगे कि A2 का जो मॉलिक्यूल है और ये जो B2 का मॉलिक्यूल है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे बच्चों, कोलिजन करते हैं, ठीक है। और जब ये दोनों कोलाइड होंगे तब जाके AB बनेगा। तो इसीलिए हम लोग इसका नाम ही अभी दिए इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी। तो प्रोडक्ट बनने का जो रूल है या प्रोडक्ट कैसे बनता है इफेक्टिव कोलिजन के अनुसार, उसको हम बच्चों यहाँ पे डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली बच्चों ऐसा देखा गया है कि रूम टेम्परेचर पे पर सेकेंड में यूनिट वॉल्यूम में जो कोलिजन होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये 10 पे पावर 27 होते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये बहुत ही लार्ज संख्या, ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि रूम टेम्परेचर पे कोई भी बाइनरी कोलिजन होते हैं। बाइनरी मतलब बच्चों दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो कोलिजन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे बाइनरी कोलिजन। तो बाइनरी कोलिजन का जो संख्या होता है बच्चों, नंबर जो होता है वो पर सेकेंड 10 पे पावर 20 होता है, ये 27 होता है, सॉरी। तो इतना एक सेकेंड में मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, इतना बार मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। और इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी यही कहता है कि AB तभी बनेगा जब A और B के बीच में क्या होगा बच्चों, कोलिजन होगा। अब सोचिए अगर एक सेकेंड के अंदर इतना नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहा है, तो ये A2 और B2 को AB में कन्वर्ट होने में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड नहीं लगेगा बच्चों। लेकिन रियलिटी में ऐसा हो नहीं रहा था, क्योंकि ये क्या है बच्चों, मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। और मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होता है बच्चों वो मॉडरेट रेट से चलता है, ये हम लोग स्टार्टिंग के क्लास में भी समझ चुके थे। तो आप यहाँ पे अगर देखें कि इसका कारण क्या है, आखिर A2 और B2 कोलिजन से AB बनाता है, और एक सेकेंड में अगर इतना ज्यादा कोलिजन हो रहा है तो इसका तो ये मतलब हुआ कि AB प्रोडक्ट बहुत तेजी से बन जाना चाहिए और रिएक्शन खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन A2 और B2 आपस में रिएक्ट करके जो AB बना रहा बच्चों, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कुछ टाइम लग रहा, मतलब सफिशिएंट टाइम लग रहा है। इसका ये मतलब निकाला गया कि इतना जो कोलिजन हो रहा है, इसका मतलब सारे कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्मेशन बच्चों नहीं होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक टर्म आया इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन और नॉन इफेक्टिव कोलिजन, कोलिजन को आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों इफेक्टिव कोलिजन का मतलब वैसा कोलिजन माना गया कि जिसके कोलाइड होने से, जिससे हमारा प्रोडक्ट कन्वर्जन हो जाए। प्रोडक्ट कन्वर्ट अगर मॉलिक्यूल कर पा रहा है, इसका मतलब वो बच्चों क्या कहलाएगा, इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा। और अगर प्रोडक्ट कन्वर्जन नहीं हो पा रहा बच्चों, तो वो क्या कहलाएगा, इनइफेक्टिव कोलिजन या नॉन इफेक्टिव कोलिजन भी आप बोल सकते हैं। तो अब दिमाग इस चीज पे चलने लगा लोगों का कि आखिर ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा कोलिजन इफेक्टिव होता है और कौन सा कोलिजन नॉन इफेक्टिव होता है। फिर लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन का अगर हमें कंडीशन पता चल गया, तो क्या हम नॉन इफेक्टिव कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। फिर इसके ऊपर वर्क करना शुरू किया गया।
तब यहाँ पे जो इफेक्टिव कोलिजन को ये नॉन इफेक्टिव कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन जो बनाने का प्रोसेस होता है बच्चों, उसमें एक एनर्जी का जरूरत पड़ता है और उसका आप लोग नाम सुने होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है ना बच्चों, वो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोवाइड किया जाता है, ताकि ये जितना एनर्जी कोलिजन से इसको ऑब्टेन हुआ था उसमें हम लोग ये इतना अमाउंट एनर्जी और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो A2 और B2 जो है बच्चों वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसी सब चीज के बारे में बच्चों डिस्कशन करते हैं। अब बताएं कि ये जो इफेक्टिव कोलिजन है, तो इसका जो कंडीशन बच्चों बताया गया है, ये जो कंडीशन होता है इफेक्टिव कोलिजन का, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि इसमें क्या कंडीशन होना चाहिए। तो बच्चों इफेक्टिव कोलिजन का जो कंडीशन होता है उसमें दो तरीके का कंडीशन इम्पोज किया गया। एक तो बताया गया एनर्जी, एक बच्चों हम लोग का इफेक्टिव कोलिजन का क्या था, एनर्जी था। एनर्जी इसको हम लोग बैरियर समझ सकते हैं, एनर्जी बैरियर, कि इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए, या आप ऐसे समझें कि A2 और B2 के बीच में इफेक्टिव कोलिजन तभी माना जाएगा जब ये कोलिजन दो बैरियर को क्या कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, जिसमें से बच्चों एक आया है एनर्जी बैरियर। एक क्या आता बच्चों, एनर्जी बैरियर। अब ये एनर्जी बैरियर क्या होता है बच्चों, तो ऐसा देखा गया है कि हर एक रिएक्शन के लिए, चाहे आप कोई भी रिएक्शन लेंगे, उस पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। जब तक उतना एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को नहीं अचीव होगा, तब तक वो बच्चों प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो इसी को बोला गया एनर्जी बैरियर, और इस एनर्जी का नाम क्या दिया गया बच्चों, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस एनर्जी को हम लोग नाम क्या देते हैं बच्चों, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब ये बताया गया कि ये किसी भी रिएक्शन का वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, वो कम से कम एनर्जी होता है जिसके बिना रिएक्शन कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। मतलब कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में जाना है तो उसको अपना ये एनर्जी अचीव करना ही होगा। और ये बच्चों जो एनर्जी होता है वो रिएक्शन टू रिएक्शन वैरी करता है, ठीक है। ये एक रिएक्शन के लिए कुछ अलग वैल्यू होगा, अगर आप दूसरा रिएक्शन लेंगे तो उसके लिए फिर से एक नया वैल्यू आएगा। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है बच्चों। तो इसको हम लोग एनर्जी बैरियर के नाम से जानते हैं, इसको भी क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि थ्रेशोल्ड एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, ये पूरे रिएक्शन का जो है, अगर वहां पे उसका एनर्जी नहीं पहुंच पाया ये रिएक्टेंट का, हम लोग मान लेते हैं बच्चों ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, ठीक है। अगर रिएक्टेंट का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए, तो हम लोग देखते हैं क्या कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, क्योंकि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए दो कंडीशन होता है। तो अभी हम ये कहेंगे कि यहाँ पे चांस हमारा बनेगा, कोलिजन हमारा क्या हो जाए, इफेक्टिव हो जाए, चांस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। ये बात ध्यान रहे हमेशा कि एनर्जी बैरियर क्रॉस करने का ये कदापि मतलब नहीं है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक चांस जरूर बनेगा कि ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब ये होगा या नहीं होगा वो दूसरे कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई बच्चा ये कहे कि अगर सर ईटी का वैल्यू ही ज्यादा हो जाए ईआर से, रिएक्टेंट का जो एनर्जी है ईटी का जो मिनिमम उसका रिक्वायरमेंट है उतना नहीं पहुंच पाया, तो बताइए कि वो काम हो पाएगा क्या कभी, या उस काम को होने का चांस भी होगा क्या, नहीं होगा बच्चों। तो उस समय हम लोग क्या बोल देंगे, कंप्लीटली वो क्या होगा, नॉन इफेक्टिव कोलिजन होगा। और अगर ये नॉन इफेक्टिव कोलिजन होगा बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि कभी प्रोडक्ट नहीं बना सकता है। तो बच्चों ये तो इस तरीके से हम लोग कर लिए। दूसरा जो कंडीशन होगा बच्चों हमारे लिए, वो हमारा होता है ओरिएंटेशन। वो क्या बच्चों, ओरिएंटेशन। क्योंकि कहीं भी अगर आप कोलिजन की बात करते बच्चों तो ओरिएंटेशन वहां पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन कैसा है, ठीक है बच्चों। तो ये जो ओरिएंटेशन होगा मॉलिक्यूल का
उसको हम कैसे समझ सकते हैं। अब जैसे ऐसे सिंपल एग्जांपल में देखें, अगर A2 मॉलिक्यूल है, ये क्या बच्चों A2 मॉलिक्यूल है, तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, A और A ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब अगर मान लीजिए ये B2 मॉलिक्यूल है, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये दोनों आपस में क्या करेगा, कोलिजन करेगा, तो यहाँ पे होगा क्या कि अब देखिए ए जो है वो किसके साथ कोलिजन करना चाहिए था बच्चों, बी के साथ, और फिर ये ए जो है बच्चों वो किसके साथ कोलिजन करना चाहिए था, बी के साथ। और ये जब कोलिजन करेगा तो ये दोनों में क्या होगा बच्चों, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये जो पहले से बॉन्ड बना हुआ है वो धीरे धीरे करके क्या होगा बच्चों, टूटेगा। मतलब यहाँ का प्रोसेस जो होगा कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो जाता कि ये ए और ए के बीच बॉन्ड जो है वो टूटने लगेंगे बच्चों, और ये बी और बी के जो बीच का बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा बच्चों, बनने, ये ए और बी के बीच के बॉन्ड को बनाना होगा हमें, और बी एंड बी के बीच के बॉन्ड को तोड़ना होगा। तो इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एसी इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, या आप इसको क्या कर सकते हैं मतलब ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट किसको बोलते हैं, तो ये एक ऐसा स्टेट होता है रिएक्शन का जहां पे रीअरेंजमेंट होते हैं बॉन्ड में, रीअरेंजमेंट है ये पूरा प्रोसेस कि कहीं पे बॉन्ड टूट रहा है, कहीं पे नया बॉन्ड बन रहा है, लेकिन कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, ना तो ये पूरी तरीके से टूट पाया, ना ही ये पूरी तरीके से बन पाया। अब इसी को अगर हम ओरिएंटेशन में आपको समझाएं बच्चों, तो हम ऐसा भी मान सकते थे कि ये मान लीजिए A2 मॉलिक्यूल है, ये क्या बच्चों A2 मॉलिक्यूल है, तो अगर हम लोग इसको A2 मॉलिक्यूल मानते हैं, मान लीजिए ये A है और ये बच्चों की क्या है, A है। अब सोचिए ये B मॉलिक्यूल है, B2 मॉलिक्यूल है, तो इसको हम इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, ये B2 मॉलिक्यूल है, ये B हो गया और ये B हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या करना चाहिए बच्चों, सामने सामने कोलिजन होना चाहिए। जितना ज्यादा सामने से कोलिजन होगा उतना ज्यादा चांस होगा इफेक्टिव होने का, उतना ज्यादा चांस क्या होगा बच्चों इसका, इफेक्टिव होने का। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन है या नॉन इफेक्टिव कोलिजन है। अब जैसे देखिए हम कहते हैं क्या कि ए और बी के बीच में बच्चों क्या होना है, कोलिजन होना है। तो अगर मान लीजिए ए और बी मॉलिक्यूल्स है, तो अगर ये इधर जा रहा है और ये भी इसी लाइन पे आ रहा बच्चों, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को हेड ऑन कोलिजन करेंगे, सामने से कोलाइड करेंगे। जब सामने से कोलिजन होता है बच्चों तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। अगर मान लीजिए इसी का डायरेक्शन ऐसा कोई दिखा दे कि एक मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे आ रहा है और दूसरे मॉलिक्यूल का जो डायरेक्शन है बच्चों वो इस साइड जा रहा है, तो अब बताएं ये जो ओरिएंटेशन है क्या ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है क्या कोलिजन का। ऐसा ओरिएंटेशन में कोलिजन तो हो जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव उसको नहीं मान सकते। तो हमें यहाँ इफेक्टिव बनाने, इफेक्टिव का मतलब हेड टू हेड कोलाइड करना चाहिए मॉलिक्यूल, तब जाके वो इफेक्टिवली कन्वर्ट हो पाएगा किसके अंदर बच्चों, प्रोडक्ट के अंदर। तो इस तरीके से बच्चों में एक्टिवेशन एनर्जी या फिर एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत आपको कहाँ पड़ेगा, ये हम बता रखे हैं आपको। एक्टिवेशन एनर्जी का बच्चों जरूरत हमें तब पड़ता है जब हम नॉन इफेक्टिव कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन में कन्वर्ट करते हैं। अब मान लीजिए कभी ऐसा भी होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन तो हो रहा है लेकिन एक भी कोलिजन जो है वो नहीं हो पा रहा इफेक्टिवली, तो हम क्या करते हैं उसको इफेक्टिव बनाते हैं। तो बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम बाहर से उसको कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट देते हैं। तो जितना एनर्जी हम बाहर से सपोर्ट देंगे बच्चों उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वहां पे थ्री, ये एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे बच्चों। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एडेड होता है रिएक्टेंट साइड ताकि हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो पाए। अब ये जितना ज्यादा से ज्यादा होगा आपका रिएक्शन का रेट भी बच्चों क्या हो जाएगा, उतना स्लो हो जाएगा। तो ये सब कंडीशन होता है बच्चों, तो इसको हम लोग और आगे अभी पढ़ेंगे ही, आरएनएस थ्योरी जब डील करेंगे तो वहां पे बच्चों ये आपको समझ और अच्छे से आ जाएगा। तो हम समझते हैं यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गया होगा। तो ये बच्चों अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रिपरेशन चल रहा है कि आर्हेनियस के थ्योरी को हम कैसे समझ सकें। तो आर्हेनियस के कंसेप्ट को समझने के लिए इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी का समझना बहुत जरूरी था। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि कोलिजन के अकॉर्डिंग रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है। तो इसके बारे में हम लोग को समझ में आ गया कि कोलिजन से कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब उस रिएक्टेंट को दो बैरियर को क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्रॉस करना पड़ता है। अब सोचिए दो बैरियर को क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ, तो उसके पास एक एनर्जी बैरियर आएगा जिसको कि
वो क्रॉस करेगा, फिर उसका ओरिएंटेशन बैरियर आएगा। तो एनर्जी बैरियर क्या होता है? तो एनर्जी बैरियर का नाम हम लोग देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसको ईटी से दिखाते हैं। वो हर एक रिएक्शन के लिए फिक्स होता है, रिएक्शन चेंज करेगा तो आपका वो वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? चेंज कर जाएगा। और जब तक रिएक्टेंट अपना एनर्जी कोलिजन करके, कोलाइड करके उस मिनिमम एनर्जी के इक्वल या उससे ज्यादा नहीं करेगा, तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का चांस बहुत कम होगा। और अगर मान लीजिए मतलब चांस होगा ही नहीं, अगर कम है तो, अगर इक्वल आ गया या उससे ज्यादा हो गया है तो भी हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा बच्चों? इफेक्टिवली कन्वर्ट हुआ होगा। मे बी वो अभी भी बचा हुआ रह सकता, वो डिपेंड करता बच्चों किसके ऊपर? तो ओरिएंटेशन बैरियर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यही सब चीज हम लोग अभी समझ रखे थे। ठीक है, तो आप इन सबको आराम से लिख सकते हैं, ये सारा चीज हम लोग समझ लिए थे। अब यहाँ पे देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देना पड़ेगा बॉन्ड को तोड़ने के लिए, फिर ये एक्टिवेटेड स्टेट में आएगा और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के दो मॉलिक्यूल से एबी के बन जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट का काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है पोटेंशियल एनर्जी। कोई प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबलाइज हो चुका है, ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगा। तो इसके ऊपर बच्चों हम एक सवाल दे रहे हैं आपको, इसमें बस आपको करना कि आपको ये पता करना है कि कौन सा कोलिजन इफेक्टिव होगा और कौन सा कोलिजन इनइफेक्टिव होगा। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे अगर देखें तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, प्रिडिक्ट करना है कि विच कोलिजन इज इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव। तो बच्चों हम लोग जो दो बैरियर की बात किए थे ना, आपको वही बैरियर देखना, ठीक है, सिचुएशन में। यहाँ पे देखिए बच्चों, हम अगर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम लोग लिखें, पहला सवाल अगर हम यहाँ पे अब से दें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल ए है, ये इस तरफ जा रहा है और इससे कोई दूसरा मॉलिक्यूल, क्योंकि हम लोग बच्चों बाइनरी कोलिजन की बात करते हैं, ये कुछ ऐसा जा रहा है। ठीक है, मतलब हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन हो रहा है और इसमें ये एक कंडीशन दिया हुआ कि यहाँ पे जो एनर्जी बैरियर है बच्चों, वो कुछ इस तरीके का है। क्या है? इस तरीके का है। तो आपको ये नहीं बताना कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, ये तो चांस होगा अभी, ठीक है, या फिर वो देखना पड़ेगा दोनों कंडीशन फुलफिल हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको पता चल जाए कि इफेक्टिव कोलिजन है तो ऑब्वियस है कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो ही जाएगा, तो आप डायरेक्टली ये बताएं कि इफेक्टिव है या नॉन इफेक्टिव है। एक क्वेश्चन ऐसा हो गया बच्चों, ये सब क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम लोग दे रहे हैं। दूसरा हम कह रहा क्या कि मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल जो है वो इस तरफ जा रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल का जो ओरिएंटेशन है, मूवमेंट है, वो बच्चों कुछ इस एंगल पे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। और यहाँ पे कह रहा क्या कि ईटी का जो वैल्यू है वो कम हो चुका है ईआर रिएक्टेंस से। तो बताएं यहाँ पे क्या सिचुएशन आएगा बच्चों। फिर अगर मैं थर्ड सिचुएशन की बात करूं तो मैं यहाँ पे ऐसा बना सकता हूँ, ये सब बस एक एजम्पशन है बच्चों, हम यहाँ पे ऐसा मान रहे हैं, ठीक है, कि ये ऐसा होता तो क्या होगा। अब देखिए ये यहाँ से इधर जा रहा है, ये मॉलिक्यूल्स हम लोग मान लेते हैं बी, और यहाँ पे जो दे रखा है बच्चों एनर्जी क्राइटेरिया, वो एनर्जी क्राइटेरिया कुछ इस तरीके का दे रखा है। ये क्या हो गया बच्चों? ई आर हो गया, ठीक है। और अगर हम और फोर्थ में जाएं तो हम ऐसा भी कंडीशन ले सकते थे इसमें कि ये ए हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए ऐसा है और ये मान लीजिए फिर से ये ऐसा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये भी हेड ऑन कोलिजन है बच्चों। अब यहाँ पे अगर हम ऐसा कर दें, ये ईटी जो है इक्वल हो जाएगा ई आर का, क्या हो जाएगा बच्चों? ई आर का इक्वल हो जाएगा। तब सोचिए कि इनमें से आपको बस ये प्रिडिक्ट करना कि कौन सा कोलिजन इफेक्टिव होगा, कौन से कोलिजन को हम लोग इनइफेक्टिव बोलेंगे। तो अब यहाँ पे आप गौर से देखें, इसमें पहले बच्चों ये जब भी ऐसा करके दिखाए ना आपको, तो आप समझ जाओ कि ये ओरिएंटेशन शो करने की कोशिश कर रहा हो
यहाँ पे ओरिएंटेशन बैरियर प्रॉपरली है या नहीं है। तो मॉलिक्यूल्स प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब ये होगा बच्चों की जिन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रोडक्ट बनना है, कोलिजन उन्हीं दोनों एटम्स के बीच में होना है। ये नहीं है कि सीधा सीधा कोलिजन या हेड ऑन कोलिजन हो जाना ही हमारा प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी मॉलिक्यूल बनना है, इसका मतलब है कि ए एटम को बी एटम से कोलाइड करना पड़ेगा, तब जाके ए बी एटम बनेगा बच्चों। उसके ऊपर भी हम एक सवाल आगे और कर लेते हैं। फिलहाल आप ये बताएं कि ये इफेक्टिव कोलिजन होगा या नहीं होगा। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि इफेक्टिव कोलिजन है या नहीं है, तो उसका हमारे पास दो ओरिएंटेशन, दो कंडीशन आएगा। पहले हम ओरिएंटेशन बैरियर देख लेते बच्चों। तो यहाँ पे ए एटम और बी एटम एक दूसरे के आमने सामने, इसका मतलब हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये इफेक्टिवली कोलाइड करेगा। इसका मतलब ओरिएंटेशन इसका क्या है बच्चों, प्रॉपर है। ठीक है, फिर देखेंगे कि एनर्जी बैरियर है कि नहीं। ये ई आर होगा बच्चों, यहाँ पे आर लिखा हुआ ई आर होगा। अब देखिए ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, तो कोलिजन के दौरान इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इतना एनर्जी आया है कि मिनिमम एनर्जी को ये क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब बच्चों ये दोनों ही कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव कोलिजन, शॉर्ट में हम लोग लिख रहे हैं इसी। फिर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ओरिएंटेशन बच्चों क्या इसका प्रॉपरली नहीं है। जब ओरिएंटेशन प्रॉपरली नहीं हुआ थी तो फिक्स ही हो गया कि ये क्या हो जाएगा, नॉन इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा। नॉन इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा। कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुआ बच्चों तो वो नॉन इफेक्टिव में जाएगा, और इफेक्टिव होने के लिए दोनों ही कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे क्या यहाँ एनर्जी बैरियर क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे हाँ एनर्जी वाला जो कंडीशन है वो फुलफिल है। यहाँ पे देखिए क्या ओरिएंटेशन वाला तो फुलफिल है लेकिन एनर्जी वाला फुलफिल नहीं है। इसका मतलब ये भी बच्चों क्या आ जाएगा, नॉन इफेक्टिव कोलिजन। फिर से अगर आप यहाँ देखिए तो यहाँ भी एनर्जी, ये ओरिएंटेशन बैरियर बच्चों क्या फुलफिल किया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे देखें तो क्या एनर्जी बैरियर फुलफिल है क्या, तो इसको हम मानेंगे फुलफिल है, क्योंकि बताया गया कि या तो इक्वल हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए। तो ज्यादा तो नहीं बच्चों लेकिन इक्वल तो जरूर है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाए बच्चों, इफेक्टिव कोलिजन का चांस है। तो इस तरीके से हम लोग जज करते हैं कि ये कोलिजन इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। और प्रोडक्ट बनने के लिए बच्चों जरूरी है क्या हमारा, इफेक्टिव कोलिजन। चलिए तो एक सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल हम लोग कुछ ऐसा दे रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखें। कह रहा क्या कि ये जो है ना A2 मॉलिक्यूल, ठीक है, ये मान लीजिए आप इस तरीके से कि ये कोई ए बी मॉलिक्यूल आप ले लें इसे, ठीक है। A2 मॉलिक्यूल जो है वो ए बी मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, A2 मॉलिक्यूल ए बी मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है। और कह रहा क्या कि यहाँ जो प्रोडक्ट है ना वो ऐसा मान लीजिए कि ये बन रहा है, ठीक है। हम इसको ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं, ए बी बना देते हैं बच्चों। अब देखिए मॉलिक्यूल्स तो इसी तरीके से मान लिया, यहाँ से ए लिए यहाँ से लिए, तो ये ए बी बन जाएगा और यहाँ से वापस क्या आ जाएगा बच्चों, इसका ए बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। फिर से यहाँ पे A2 बन सकता है। ये सॉरी इसको आप मिटा दें इस तरीके से, इसको हम दूसरे तरीके से और ले लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा ओरिएंटेशन समझाने की कोशिश करते हैं इसके थ्रू। अगर मान लीजिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कुछ इस तरीके से करते हैं बच्चों कि एक मॉलिक्यूल आप ए बी ले लें, ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, एक मॉलिक्यूल AC से रिएक्शन करा दें या BC से रिएक्शन करा दें, ठीक है। अब ये दोनों मिलके क्या बना रहा है बच्चों, अगर प्रोडक्ट ऐसा दे रखा तब की बात है। अगर प्रोडक्ट ये कह रहा कि ये AC बन रहा है और क्या बन जाएगा बच्चों, B2 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, B2 बन जाएगा। और यहाँ पे आपको एक चीज और दे रखा है, कह रहा है क्या कि ऐसा एज्यूम कीजिए कि एनर्जी बैरियर इसका क्या हो रहा है, क्रॉस कर रहा है। इफ एनर्जी कंडीशन, मतलब एनर्जी बैरियर हो गया बच्चों, एनर्जी कंडीशन इज satisfied, then which represent इफेक्टिव कोलिजन, विच रिप्रेजेंट इफेक्टिव कोलिजन। तो यहाँ पे अब जो हम लोग बच्चों दे रहे हैं उसमें कुछ ऑप्शन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बताइए इनमें से कौन सा कोलिजन इफेक्टिव माना जाएगा। एनर्जी बैरियर आप देख ले तो इफेक्टिव माना, एनर्जी बैरियर सेटिस्फाई हो ही चुका है। तो बच्चों हमें सिर्फ और सिर्फ अब क्या कर लेना होगा, हमें तो सिर्फ यही देख लेना होगा ना कि यहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन में मॉलिक्यूल्स हैं या नहीं है। मान लिए ये ए बी मॉलिक्यूल है बच्चों, और ये यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से दिखा रहे हैं, ठीक है।
अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, ये बी मॉलिक्यूल्स हो गए और यहाँ पे सी मॉलिक्यूल्स कर दिए, ये बी सी मॉलिक्यूल हो गया। और कुछ इस तरीके से दिखाया जा रहा है बच्चों कि ये मॉलिक्यूल इधर आ रहा और ये मॉलिक्यूल इधर आ रहा। अब देखिए जब ये दोनों मॉलिक्यूल ऐसे आएंगे तो किस तरीके का कोलिजन होगा यहाँ पे ए। अब देखिए देखने से तो ये लग रहा कि प्रॉपर ओरिएंटेशन है, इसीलिए हम बच्चों बोले थे प्रॉपर ओरिएंटेशन का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वहां पे सीधा सीधा कोलिजन करना चाहिए, हमें मतलब इन एटम से होता है। अब देखिए यहाँ पे ए और सी बना बच्चों, यहाँ पे बी2 बना है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर ओरिएंटेशन को ढूंढना होगा। अब मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल्स हो गया और एक मॉलिक्यूल्स ये है, तो ये मान लीजिए हम ए बी मॉलिक्यूल ले रहे हैं और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, बी सी मॉलिक्यूल, ये बी मॉलिक्यूल बी हो गया। फिर से अब अगर हम लोग दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं तो ये मॉलिक्यूल किस किस एटम से बना हुआ बच्चों, ये मॉलिक्यूल है बी एटम से बना, ये इसको हम लोग सी एटम कर दे रहे हैं बच्चों, यहाँ पे बी कर दीजिए। अब देखिए अगर ये मॉलिक्यूल इधर आते हैं और ये मॉलिक्यूल इधर आते हैं तो होगा क्या कि जब ये दोनों, अब कह रहा कि बताइए इन दोनों में कौन सा इफेक्टिवली कोलाइड करेगा। तो देखने से बच्चों लग रहा कि ये दोनों इफेक्टिव ही है, ठीक है, क्योंकि सामने सामने से आ रहे हैं। लेकिन जब ये दोनों सामने सामने से आएंगे तो हमको ये भी देखना कि कौन से एटम किसके साथ कोलाइड करेगा। तो ये ए एटम जो है वो बी एटम के साथ कोलाइड कर जाएगा बच्चों, ये बी एटम जो है सी एटम के साथ कोलाइड करेंगे, तो ए और बी के बीच में ना नया बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो देखें क्या ए बी मॉलिक्यूल आपको प्रोडक्ट में दिख रहा है या नहीं दिख रहा, तो ऐसा तो मॉलिक्यूल हमें दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये कभी भी इफेक्टिवली कोलिजन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब इस कंडीशन के अनुसार ये हमारा प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखें बच्चों, शायद ये आपको सही से दिख नहीं रहा, हम इसको मिटा के लिख देते हैं। तो ये ए बी मॉलिक्यूल है बच्चों और इसको हम लोग वापस क्या कर रखे थे, इसको हम इस तरीके से बीसी मॉलिक्यूल जो है उसको हम इस तरीके से बना रहे हैं बच्चों, ये मॉलिक्यूल है और ये जो एटम अब है उसको हम लोग सी लिए थे, इसको हम लोग क्या लिए, बी लिए। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो ए एटम का कोलिजन सी एटम से होगा, ये दोनों नया बॉन्ड बनाएंगे तो एसी मॉलिक्यूल बन जाएगा, और बी एटम के साथ कोलाइड करके क्या करेंगे बच्चों, बी2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम समझ सकते हैं कि अगर ऐसा रिएक्शन देगा तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें ओरिएंटेशन का मतलब हम लोग को एटम से देखना, ये नहीं देखना सामने सिर्फ कोलाइड कर रहा, सामने सिर्फ कोलिजन होना ही चाहिए, उसके बाद भी आप देखें कि अगर सामने से कोलिजन हो रहा दो मॉलिक्यूल्स के तो उन दोनों मॉलिक्यूल्स में कौन से एटम किसके साथ कंबाइन हो रहा, किसके साथ कोलाइड हो रहा, उसी के अनुसार क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जज कर पाएंगे कि ये हमारा इफेक्टिव है या नॉन इफेक्टिव है। तो ये बच्चों पूरी तरीके से हमारा क्या हो गया, इफेक्टिव कोलिजन या आप इसको कह सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ये हमारा हो गया खत्म। अब इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट आएगा बच्चों वो आर्हेनियस का इक्वेशन बनाया गया है जिसमें हमारा एक्टिवेशन एनर्जी को यूज करना होता है। तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों उसमें हम लोग यही जानेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत कब पड़ेगा, उसका क्या रिक्वायरमेंट होगा, उसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, और वो बहुत सारा उसका इंपॉर्टेंस वगैरह आएगा, वो भी हम लोग देख